हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये आज का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको इसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन में लैंग्वेज को ना यूज़ करके जो ट्रायंगल को जो प्रूफ करने का तरीका होता है या किसी वैल्यू को फाइंड करने का तरीका होता है, उनको उस तरीके से ना यूज़ करके हम डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये सारी चीज़ें अपन क्वेश्चन में पढ़ेंगे, उनको डिस्कस भी करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, उनके तरीके जो होंगे अलग अलग टाइप के, वो भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए हर क्वेश्चन में इस तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। इसके साथ साथ ही ये जो भी टर्म्स 1 के चैप्टर हैं, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जितने भी चैप्टर हैं XYZ जो भी आ रहा है टर्म्स 1 में एग्जाम में, वो सारे चैप्टर का आपको मास्टरमाइंड बुक का सॉल्यूशन जो है आपको चैनल पे प्ले लिस्ट वाइज में मिलेगा। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का हो तो क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में जाएं, चाहे उसमें ओसवाल के भी सॉल्यूशन डले होंगे, उसमें मास्टरमाइंड के भी सॉल्यूशन डले हैं, और आने वाले टाइम में आपको मॉडल पेपर भी इनका डलने वाला है। तो आप चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि कोई भी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। प्लस इस बुक की PDF या कोई सा भी मैं सैम्पल पेपर या कोई मॉडल पेपर में डालूंगा, उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको मेरे बताया हुआ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उस क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो बनाकर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप वहां से भी जाके उन वीडियो को देखकर आपको हेल्प मिल सकता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 पॉलीगन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। मान लीजिए पॉलीगन का मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, स्क्वायर भी एक पॉलीगन है, रेक्टेंगल भी एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी हो या जिसमें क्लोज फिगर बन रहा हो, 2 साइड से ज्यादा हो, वो पॉलीगन कहलाता है। अगर मान लीजिए मैंने ट्रायंगल ले लिया, क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर है तो एग्जाम्पल ट्रायंगल का लेना ज्यादा बेस्ट होगा। हमने एक ट्रायंगल ले लिया और दोनों ये भी, इसको भी पॉलीगन बोल रहे हैं, ट्रायंगल है तो क्या हुआ, इसको पॉलीगन भी बोल सकते हैं, 3 साइड है इसलिए ट्रायंगल बोलते हैं। अब ये दोनों में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, यानी कि इसमें भी कितने साइड्स हैं, मान लीजिए इसका नाम दे दिया अपन A B C D E और F। ये एक्सप्लेन करने की बात है, बाकी सभी को ये चीज इतने तो पता ही होगा इसका आंसर क्या है, बस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो देखिए ये हमने इस तरीके से बनाया, जिसमें कहा है नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, यानी इसमें भी 3 साइड्स है, उसमें भी 3 साइड्स है। तो ये जो पॉलीगन फिगर है वो सिमिलर कब होंगे, ये दोनों जो फिगर है, ये दोनों जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये सिमिलर कब होंगे। तो हमने ये पढ़ा है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि इनके एक तो क्रॉसपोंडिंग साइड्स का मतलब ए वाला साइड, ये देखिए यहाँ पे ये AB साइड जो है वो DE के क्रॉसपोंडिंग है, BC साइड जो है वो EF के क्रॉसपोंडिंग है, और AC साइड जो है वो DF के क्रॉसपोंडिंग है। आगे क्वेश्चन में और आपको लिखने के तरीके, आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो प्लीज आप वीडियो में बस बने रहे और इंटरेस्ट के साथ इसको देखें। तो ये इसके क्रॉसपोंडिंग साइड से ये इक्वल होना चाहिए, प्लस क्रॉसपोंडिंग एंगल का मतलब एंगल A जो है वो एंगल D के, एंगल B जो है वो एंगल E के, और एंगल C जो है वो एंगल F के, ये इक्वल होना चाहिए। एक तो क्रॉसपोंडिंग साइड, प्रोपोर्शनल का मतलब अलग होता है, इक्वल का मतलब अलग होता है। इक्वल का मतलब ये 30 तो ये भी 30 ही होना चाहिए, और प्रोपोर्शनल का मतलब अगर मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ से यहाँ रेशियो जो है वो 1/2 का है, तो बाकी में भी 1/2 का होना चाहिए। हो सकता है मे बी ये 2 हो तो ये 4 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी रेशियो 1:2 है, ये 3 है तो ये 6 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी रेशियो 1/2 है। तो प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो से है, और इक्वल का मतलब एग्जैक्ट इक्वल की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन C जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, द फिगर हैविंग सेम शेप एंड नो नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड। यानी कि जरूरी नहीं है कि सेम साइज हो, है ना। तो क्या हो सकता है, जैसे 2 फिगर सेम शेप का हो, जैसे दोनों ट्रायंगल है, मान लीजिए मैंने एक फिगर बनाया, ये इस तरीके से एक फिगर बनाया, और ये देखिए दूसरा फिगर बनाया, ये दोनों ट्रायंगल हैं, है ना, सेम शेप है, लेकिन सेम साइज में नहीं हो, तो वो कॉन्ग्रेंट तो नहीं हो सकता। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट इक्वल फिगर, तो फिर तो दोनों ही बराबर से ही होते। और सिमेट्रिक फिगर का मतलब एक जैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक का मतलब हुआ एक जैसा होना चाहिए और बिल्कुल सेम होना चाहिए, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेम शेप में है लेकिन साइज सेम नहीं है, तो सेम साइज नहीं है तो कौन सा हो सकता है, ये सिमिलर फिगर हो सकता है, यानी कि सेकंड का C ऑप्शन राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि द हाइट ऑफ माउंटेन इज फाउंड नॉट यूजिंग द आइडिया ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट विच इज बेस्ड ऑन द, कौन से पे बेस्ड है ये? तो द हाइट ऑफ माउंटेन इज फाउंडेड आउट यूजिंग द आइडिया ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट विच इज बेस्ड ऑन द, इनडायरेक्ट में बहुत बड़ा माउंटेन है, अब उसका मेजरमेंट जो है हमने, ये मान लीजिए बहुत बड़ा माउंटेन है, हमने उसका मेजरमेंट किसी को बेस मानकर किसी छोटे चीज से कंपेयर करके निकाला है। तो कंपेयर करके निकाला होगा तो यानी उस छोटे से फिगर से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर ये इतना बड़ा सा दिखने वाला चीज में भी कुछ रेशियो में होगा या किसी हाइट में होगा, तो उससे जो छोटी चीज है वो भी उसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ये भी जो है प्रिंसिपल जो है वो सिमिलरिटी फिगर का है ना। इस फिगर के थ्रू हम कई सारे मतलब मैथमेटिक्स के अंदर या फिर आर्किटेक्चर के अंदर ये चीज़ों को यूज़ करके हम कोई भी आर्किटेक्ट डिजाइन होता है तो इनका यूज़ करके हम कोई भी कंस्ट्रक्शन की साइट बनाते हैं या कुछ इस तरीके का प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी जो आंसर होगा वो प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी ऑफ फिगर होगा। यहाँ ये ऐसे फिगर सिमिलर है तो ये एंगल होना चाहिए, ये वाली साइड इतनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उन पे रिलेटेड होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है और ये फिगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि देख लीजिए ए बी सी जो है ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू है पी क्यू आर के। तो पूछा जा रहा है कि y प्लस जेड क्या होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन अपना स्टार्ट हुआ है। अब आप इसको ढंग से समझिए। देखिए ये फिगर चाहे कैसा भी बना हो, आप जो लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए मैं आपको आपकी प्रॉब्लम में बता रहा हूँ क्या होता है, बच्चों को क्या दिक्कत आती है वो समझिए। उनको यही नहीं पता होता कि रेशियो किसका लिया जाए। ए बी वो उनके हिसाब से अभी क्या है फिगर में, वो ऐसा सोचेंगे कि ए बी वाली जो साइड है ना वो पी क्यू के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। दूसरी ए सी वाली जो साइड है ना वो ए सी वाली साइड पी आर के करस्पॉन्डिंग है और बी सी वाली साइड है ना वो क्यू आर के करस्पॉन्डिंग है। ये उनका थिंकिंग जो होता है वो इस फिगर के अकॉर्डिंग सही है, बिल्कुल यहाँ पे सही है, क्योंकि जो ट्रायंगल जिस तरीके से बना हुआ है ए बी सी वही ट्रायंगल बना हुआ है उसी साइड से पी क्यू आर। आप देखिए यहाँ पे जैसे भी आपने ट्रायंगल को मेजर किया ना उसी तरीके से अगर आप दूसरे वाले को भी कंसीडर करते हैं तो आपको कहीं मिस्टेक नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ए लिया है तो पहला पी भी देखिए इसी साइड में यहाँ पर ही है, बी अगर ऊपर में है तो दूसरा वाला कौन सा है क्यू भी देखिए ऊपर में है, आर सी इधर इस साइड में है तो इस ट्रायंगल का आर भी देखिए इस साइड में है। अगर ऐसा फिगर बना हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। अगर मान लीजिए ट्रायंगल कुछ और दिया हुआ हो और फिगर कुछ और बन रहा हो तब आपको कैसे करना है, आपको यहीं से रेशियो लिख सकते हैं। क्या कैसे? ए बी का जो रेशियो होगा वो पी क्यू से देखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू देखेंगे, प्लस बी और सी सेकेंड और थर्ड का, तो इधर भी सेकेंड और थर्ड, तो बी सी का रेशियो किसके साथ, क्यू आर के साथ देखेंगे। और पहले और तीसरे का रेशियो इधर भी पहले और तीसरे के साथ, यानी कि ए सी का रेशियो अपन पी आर के साथ देखेंगे। और इस तरीके से यूज करके हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो ए अपॉन बी, ए बी क्या है जेड, और यहाँ से पी क्यू क्या है 3 इज इक्वल टू, उसके बाद देखिए बी सी, बी सी क्या है, बी सी है 8 और क्यू आर क्या है 6। दूसरा लास्ट वाला देखिए ए सी, ए सी कितना है, ए से सी है 4√3, ठीक है। और ए सी के नीचे पी आर कितना है y। अब आपको पूछा गया है कि y प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। तो एक तो ये रहा y पहले में, यहाँ पे है y और यहाँ पे है z और ये रहा y। तो अपन क्या करेंगे, पहले और दूसरे को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए z अपॉन 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 8 अपॉन 6, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि z इज इक्वल टू कितना आ गया 4, z इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब देखिए अब अपने को निकालना है y, तो इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये होगा 8 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4√3 अपॉन y, 4 2 जा 8, ठीक है, और 2 3 जा 6। अब देखिए ये आया एक्चुअल में 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू √3 अपॉन y। इस तरीके का कैलकुलेशन भी आपको सीखना है, जो मैं कर रहा हूँ वो आपको एग्जाम में भी प्रैक्टिस करनी ताकि स्पीड बढ़ सके। तो y इज इक्वल टू आ गया यहाँ से 3√3। अब आपसे क्या पूछा गया था कि y प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए y कितना है, y आपका है 3√3,
और जेड कितना आया है 4, तो 4 + 3√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ए सी बी का मतलब ए सी बी, ये ट्रायंगल इस तरीके से चल रहा है ए सी बी, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। और दूसरा जो ट्रायंगल है वो क्या है ए पी क्यू, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी क्यू। और बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, लेकिन उनको अगर रेशियो में लिखना चाहे ना, मैं रेशियो लिखना बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन तो डायरेक्ट कर देंगे अपन आंसर से, ऑप्शन से ही हो जाएगा काम, या कॉन्सेप्ट लगा के ही अपन कर देंगे, लेकिन मैं लिखना एक बार बता रहा हूँ आपको। सिर्फ ये दिया हुआ है ना ट्रायंगल ए सी बी और ए पी क्यू, आप यहीं से रेशियो लिख सकते हैं। कैसे, पहले और दूसरे को देखिए, पहला दूसरा क्या है ए सी, तो इसका पहला दूसरा क्या है ए पी, यानी ए सी अपॉन ए पी। इसका दूसरा और तीसरा क्या है बी सी, इसका दूसरा तीसरा क्या है पी क्यू, और इसका पहला और तीसरा क्या है ए बी, तो लास्ट वाले का पहला और तीसरा क्या है ए क्यू। इस तरीके से आप रेशियो लिखेंगे ना तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, फिगर देखने की नीड नहीं होगी। जो ट्रायंगल दिया हुआ है आप उसको ध्यान में रख के और ये चीजें लिख दीजिए, ठीक है। अब वो अपनी बात करते हैं, क्वेश्चन पे आइए। अब यहाँ पे तरीका अपन लगाएंगे शॉर्टकट और ले आएंगे आंसर। देखिए ए बी क्या दिया हुआ है 6, बी सी क्या दिया हुआ है 8, एक पी क्यू कितना दिया हुआ है 4, पी से क्यू दिया हुआ है 4। देन ए से क्यू क्या होगा, ए से क्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है कि ए से क्यू इसका क्या होगा। अब आप खुद सोचें, सारे साइड क्रॉसपोंडिंग है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपको दिखेगा, यहाँ से आप फिगर पे मत जाएं, देखिए यहाँ पे ए बी और यहाँ पे देखिए पी क्यू का रेशियो बी सी के साथ, पी क्यू का रेशियो बी सी के साथ कितना है, अगर मैं सिर्फ बात करूं बी सी अपॉन पी क्यू, तो ये कितना है, बी सी तो है आपका 8 और पी क्यू है 4, तो ये है 2:1। तो सेम रेशियो होना चाहिए दूसरे का भी। दूसरा में कौन सा भाई, अपने को निकालना है ए क्यू, तो ए क्यू आपको चाहिए, ए क्यू आपको फाइंड करना है। और ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 6, ए बी कितना दिया हुआ है 6। अब ये बताइए, ये भी तो 2:1 होना चाहिए, तो ये 2:1 कब होगा, जब ये होगा 3, क्योंकि 3 2 जा 6, जब ये 2/1 आया तो ये भी 2/1 होना चाहिए। तो उस तरीके से ए क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ए क्यू की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए 3, ताकि 3 2 जा 6 और रेशियो हमारा 2:1 हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ये मैंने यहाँ से बताया। अब देखिए आपको डायरेक्ट अगर लिखना हो तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये इसका डबल है कितना, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, यानी कि यहाँ से ये पता चल रहा है कि छोटे वाले ट्रायंगल से बड़ा वाला ट्रायंगल डबल है। तो आप ये बताइए, बड़ा वाला ट्रायंगल अगर 6 है तो छोटे में वैल्यू क्या रही होगी 3। डायरेक्ट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को टाइम को सेव करके सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। अब यहाँ पे कोई फिगर विगर नहीं दे रहा। अब आपको डायरेक्ट कैसे करना है वो देख लीजिए। आप सबसे पहले फिगर बना लीजिए अपने मन से, जैसे भी मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको फिगर बनाना है, ऐसे कंडीशन में जहाँ की फिगर दिया हुआ ही नहीं है। मान लीजिए मैंने ये फिगर बना लिया इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बी सी जी ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी और सी मैंने बनाया। देख ध्यान रखिएगा, मैंने ए ऊपर लिखा है, बी को लेफ्ट में लिखा है और सी को राइट में लिखा है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है डी ई एफ, तो सेम ऐसा ही करूंगा मैं, डी लिखूंगा ऊपर, ई लिखूंगा राइट में, और सॉरी लेफ्ट में, और एफ लिखूंगा मैं राइट में। ये लिख दिया मैंने। और ये कह रहा है ये दोनों सिमिलर हैं, हो गए भाई सिमिलर। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट का रेशियो क्या होगा, तो आप खुद कहेंगे, फिगर की नीड नहीं पड़ेगी फिर, कि अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर था ट्रायंगल डी ई एफ के, तो आप देखिए यहाँ से जो रेशियो लिखेंगे ना और क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट को आप मैच कराइएगा तो दोनों सेम आएगा। देखिए आप ए बी पहला और दूसरा, तो इसका पहला दूसरा डी ई, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू दूसरा तीसरा बी सी अपॉन इसका दूसरा तीसरा ई एफ, पहला से तीसरा ए सी, और यहाँ से पहला तीसरा डी एफ। ये तीनों के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। अब आप यहाँ से भी चेक कर लीजिए, देखिए जिस साइड में ए बी है उसी साइड में डी ई है। देखिए ए बी अपॉन डी ई, जिस साइड में बी सी है
उसी साइड में EF है, जिस साइड में AC है उसी साइड में DF है। ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब जो गिवन है वो क्या है, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ था कि 3AB इज इक्वल टू DE, ये गिवन था आपको। तो यहाँ से अगर आप AB/DE लिखेंगे तो क्या आएगा, AB, देखिए ये AB था, DE को हम AB के नीचे ले आए तो यहाँ पे तो 1 बचा और ये 3 इधर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि AB की जो साइज है वो 1 है और DE की साइज 3 है। AB की साइज 1 है और DE की साइज 3 है। तो पूछा जा रहा है कि अगर BC 9 है, अगर BC 9 है तो EF क्या होगा। अब देखिए लगाने का आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट यूज करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप ये सोचिए, ये इसका 1 से 3 गुना है, रेशियो सेम होना चाहिए। ये 1 है तो ये 3 है, ये 1 है तो ये 3 है, इसका मतलब ये इससे 3 गुना है। तो ये 9 है तो इससे ये 3 गुना कितना हो जाएगा, 27 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं। दो ट्रायंगल बिल्कुल सही बनना चाहिए। रेशियो देख लीजिए आप, अगर ये 1 है तो वो 3 है, इसका मतलब है कि वो 3 टाइम्स है। तो ये 9 है तो वो कितना होना चाहिए, वो भी उसका 3 टाइम्स होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। तो वो दोनों 9/27, 9 है तो वो क्या हो जाएगा 27। अब आप देखिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर लिए तो भी वही आएगा। AB/DE दिया हुआ है 1/3, जो हमने निकाला इस कंडीशन से, ये गिवन कंडीशन से हमने निकाला है। हमें BC और EF की बात करनी है। तो BC तो था दिया हुआ 9 और EF आपको निकालना था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EF इज इक्वल टू कितना होगा, 9 × 3 इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे तरीके हैं जिसको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू 6, ये 6 दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू 8, ये वाला साइड जो है 8 है, AD इज द बाइसेक्टर, AD जो है वो इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों इसके इक्वल है। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पर जो है AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ A। देन पूछा जा रहा है कि BD/DC का रेशियो क्या होगा। अब आप ध्यान से समझिए, इस कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल याद रखना है, इस थ्योरम को आपको याद रखना है। वो क्या है कि वी नो दैट बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, किसी भी एंगल का बाइसेक्टर, इसका मतलब मैं आपको फिगर से भी समझा दूंगा ताकि आपको वहां से नहीं तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एंगल बाइसेक्टर है, मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, और इसको मान लेते हैं अपन, मान लीजिए 7 और इसको मान लिया 8, और ये दोनों एंगल पूरा 60 था, तो ये बाइसेक्ट होने के बाद ये 30 और 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए D, ठीक है। इफ द वी नो दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस एंगल के साथ ये इसने इसको डिवाइड किया, ये जो है AD जो है एंगल A को यहाँ पर बाइसेक्ट किया कितने में, 30 और 30 में। तो 30 के साथ जो साइड था वो कितना था 7, और इस 30 के साइड इधर वाला साइड कितना था 8। तो ये जो रेशियो होगा ना, ये जो रेशियो होगा इनके और इनके बीच में, वो भी उनके बीच का भी रेशियो जो है वो यही आएगा। यानी कि इस कंडीशन में यहाँ भी जो रेशियो होगा वो 7:8 ही होना चाहिए। ये थ्योरम कहता है। दोबारा आप समझ लें, जैसे कि मान लीजिए किसी भी एंगल को मैंने इस बार यहाँ से मैं बाइसेक्ट कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको बाइसेक्ट किया और ये एंगल x है, तो ये भी कितना होगा, x होगा, बाइसेक्ट का मतलब। और ये वाली साइड मान लीजिए 7 थी और ये वाला मान लीजिए 3 है, और यहाँ पे बाइसेक्ट किया है तो ये D पॉइंट है। तो ये जो एंगल है, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, एंगल A के साइड में जो बाइसेक्ट हुआ उसमें जो साइड है वो कौन सी है, 3, तो ये वाली हो जाएगी 3, और इसके वाली साइड में कौन सी है, इस एंगल को बाइसेक्ट करने पर 7, तो ये वाला हो जाएगा 7। ये आपको थ्योरम ध्यान में रखना है कि वी नो दैट बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इन द रेशियो साइड कंटेनिंग द एंगल, यानी कि जिस साइड में वो एंगल कंटेन कर रहा था उसी रेशियो में ये डिवाइड करेगा। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इस एंगल को ये डिवाइड कर रहा है, एंगल A जो है, सॉरी AD जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप ये मानिए कि ये बाइसेक्ट करने पर ये दोनों तो इक्वल होंगे, जितना ये वाला होगा उतना ही ये वाला एंगल भी होगा।
तो इस एंगल के साथ कंटेनिंग साइड कौन सी है, 6 है, तो ये हो जाएगा 6। और इस वाले एंगल के कंटेनिंग साइड्स कौन सी है, वो हो जाएगा 8। तो आपसे पूछा गया कि BD अपॉन DC का रेशियो क्या है, BD का रेशियो क्या है 6 और DC 8। सॉल्व कर दीजिए, 2 3 जा और 2 4 जा, यानी कि आंसर 3:4। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC, मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, ये ट्रायंगल बनाया है, ये देखिए ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है जो कि सिमिलर है PQR के। दूसरा ट्रायंगल और बना लेते हैं अपन, ये देखिए ये ट्रायंगल है PQ और R के, और ये दोनों सिमिलर कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल का यानी कि पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू दिया हुआ है 20, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, दूसरे वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40 एंड PR इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, P से R यानी कि ये वाली साइड जो है वो 8 गिवन है। ये कितनी है, 8 गिवन है। तो पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ AC क्या होगा, AC का लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि जैसा ट्रायंगल इन्होंने दिया था नेम वाइज, हमने वैसे ही बनाया है। कैसे, वो चीज कंफर्म करना जरूरी है। जहां पे A है वहां पे, पहले ट्रायंगल में जहां A है दूसरे ट्रायंगल का वहीं P होगा। पहले ट्रायंगल में जहां B है दूसरे ट्रायंगल का वहीं Q होगा। पहले ट्रायंगल में जहां C है दूसरे ट्रायंगल का R वहीं पे होना चाहिए, तभी आपका फिगर जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्व होगा और आपको कहीं पे प्रॉब्लम कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेने में दिक्कत ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा था, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये गिवन है, ठीक है। अब देखिए आपने एक थ्योरम पढ़ा है, क्या होता है वो समझ लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, PQR ABC है ना, XYZ कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो, जैसे मान लीजिए हम इसी की बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ, AB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, AB का करस्पॉन्डिंग साइड PQ है, इनके स्क्वायर के इक्वल होता है। सिमिलरली दूसरा वाला लिख सकते हैं BC अपॉन QR के स्क्वायर के इक्वल होता है। तीसरा वाला लिख सकते हैं अपन कि AC अपॉन PR के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है एरिया के टर्म में। यहाँ पर एरिया दिया हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, तो उस केस में हम साइड के स्क्वायर कर रहे थे, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर ले रहे थे। अब आप समझिए यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हमें यहाँ पर क्या करना है, पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। तो जब बात करेंगे पेरीमीटर का तो उसका जो होगा कंडीशन जो होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड तो लेना है लेकिन उसका स्क्वायर नहीं करना, यानी कि वो सिर्फ होगा AB अपॉन PQ या AC अपॉन PR या BC अपॉन QR। यही आपको ध्यान में रखना है कि स्क्वायर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर लेना है, पेरीमीटर है तो सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे जो ट्रायंगल 1 है वो क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल 1 जो है वो ABC है और यहाँ पे 2 जो है वो ट्रायंगल PQR है, ठीक है। अब आप ले लीजिए रेशियो, आंसर आ जाएगा। क्या दिया हुआ है, इन दोनों का रेशियो जो है यहाँ पर गिवन है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये P की देखिए, सबसे पहले पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रायंगल ABC का, वो दिया हुआ है 20 और नीचे वाला का दिया हुआ है 40 इज इक्वल टू, अपन रेशियो लेंगे PR अपॉन AC या AC अपॉन PR, ये वाला रेशियो। तो देखिए AC कितना दिया हुआ है हमें फाइंड करना है, तो X और PR कितना 8 5 जा 40 और 5 4 जा 20, यानी X की वैल्यू 4 इज द राइट आंसर। C जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। कैलकुलेशन में देखिए यहाँ पर इक्वल में हो और दोनों डिनोमिनेटर में हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं। अब ये इधर आ गया 5 से ऊपर वाला न्यूमरेटर कैंसिल किया 4 टाइम्स में, तो यहाँ से डायरेक्ट X इज इक्वल टू 4 आ गया। ऐसे भी तरीके आपको सीखना चाहिए ताकि आप टाइम को सेव कर सके। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू 9। अब बना लीजिए ट्रायंगल। देखिए सबसे पहले कभी भी ट्रायंगल के चैप्टर को कर रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो, चाहे इस बुक से करें चाहे किसी भी बुक से करें, फिगर जैसे जैसे कह रहा हो ना
आप बस उस सीक्वेंस का ध्यान रखिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ट्रायंगल ए, मान लीजिए मैंने इस साइड बी लिखा है और इस साइड सी लिखा है, लिख दिया कोई बात नहीं। ए बी इज इक्वल टू 9, बी सी इज इक्वल टू 6 और ए सी इज इक्वल टू 7.5। ऑल्सो ट्रायंगल डी ई एफ, तो मैं क्या ईमानदारी से वैसे ही बनाऊंगा जैसे पहले वाले को बनाया था। जहाँ पे ए था वहाँ डी रखूंगा, जहाँ बी है वहाँ ई रखूंगा और जहाँ सी है मैं वहाँ एफ को ही रखूंगा, ताकि अब कोई प्रॉब्लम ना हो। जहाँ से अब देखिए सच दैट क्या दिया हुआ है, ई एफ इज इक्वल टू 8 रख दो भाई। तो पूछा जा रहा है कि एंड, दूसरी कंडीशन और दी हुई है, क्या कह रहा है, सच दैट कि एक तो ये दिया हुआ और दूसरा कह रहा है कि डी ई एफ जो है ना वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। क्या बात है, अगर ये दोनों सिमिलर है तो पेरीमीटर क्या होगा, किसका, पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट यूज करना, अभी जो हमने पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कौन सा, डी ई एफ इज इक्वल टू क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो। अब देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आपसे यहाँ से क्रॉसपोंडिंग साइड देखिए, आपको किसका क्रॉसपोंडिंग साइड चाहिए, जो गिवन है उसके बारे में बात करें तो यहाँ बी सी गिवन है और यहाँ ई एफ गिवन है। तो बी सी और ई एफ को कंपेयर कर लीजिए, तो बी सी का मतलब इधर से सेकेंड थर्ड और ई एफ का मतलब बिल्कुल सेकेंड थर्ड ही आएगा। तो बी सी आपको पहले ट्रायंगल में ए बी सी में ले रहे हैं तो बी सी लेंगे 6 और ई एफ ले लेंगे कितना, 8। हमें ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर पता है, हमें देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर पता है कितना। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा 9 + 6 + 7.5, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5। अब दूसरे वाले का निकालना है तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में रखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यानी कि 22.5 अपॉन डी ई एफ का निकालना है तो इसको x मान लेते हैं, इज इक्वल टू 6/8। 2 3 जा और 2 4 जा, ये आ गया 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू 22.5 इंटू 4। x की वैल्यू हो जाएगी 22.5 इंटू 4 अपॉन 3। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 2 जा 10 और 5 से इसको जाएगा कितनी बार में, ये जाएगा यहाँ पर 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। और देखिए ये जाएगा 3 से कितने बार में, 15 टाइम्स में, और 2 से ये जाएगा 2 बार में, यानी x की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। और x क्या था यहाँ पर, x था पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ। तो यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ कि इफ पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ का रेशियो और यहाँ से यहाँ का रेशियो प्लस यहाँ से यहाँ का रेशियो और यहाँ का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये ऐसा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है। तो पूछा जा रहा है कि ए से क्यू क्या होगा, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि एपी जो होगा, एपी अपॉन पीबी का जो रेशियो होगा वही रेशियो ए क्यू अपॉन क्यू सी का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ए से पी कितना दिया हुआ है 3, पी से क्यू कितना दिया हुआ है 2, ए से क्यू कितना दिया हुआ है फाइंड करना है तो x, और क्यू से सी कितना दिया हुआ है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2 और सिंप्लीफाई करने पर 4.5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमने लिया है आपको क्या ध्यान रखना है, कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा, वो ध्यान रख लीजिए। आप चाहें तो ऊपर से भी रेशियो ले सकते हैं, आप चाहें तो ऊपर से भी लीजिए, तो यहाँ से भी ऐसे ही लीजिएगा और यहाँ पर भी ऐसे लेना पड़ेगा और यहाँ से भी ऐसे लेंगे, करके देख लेते हैं, वही आंसर आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, बी से पी का जो रेशियो होगा वही रेशियो पी से ए का होगा इज इक्वल टू जो सी से क्यू का होगा वही रेशियो क्यू से ए का होगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पर बी से पी कितना है 2 और पी से ए कितना है 3, सी से क्यू कितना है 3 और क्यू से ए आपको निकालना है। तो x मल्टीप्लाई करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x इज इक्वल टू 9
तो x इज इक्वल टू 9/2 जिसका आंसर हो जाएगा 4.5। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप किसको, बस सीक्वेंस ध्यान में रखना है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर तो रख दिए, यहाँ पे डायरेक्शन आपने ये रखा है और नीचे में डायरेक्शन अगर आप इधर से रख दीजिएगा ना तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ों का आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है और आप डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th वाला। क्वेश्चन क्या है कि इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड DE पैरेलल टू BC। एक बना लेते हैं अपन ट्रायंगल। ये देखिए इस तरीके से ट्रायंगल बना है। ये है आपका ट्रायंगल कौन सा, ABC। मैंने A और यहाँ B और यहाँ C। अब दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और DE पैरेलल टू BC है। एक लाइन है DE, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, ये पैरेलल टू BC है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। सच दैट कंडीशन क्या दिया हुआ है कि AE जो है ना 1/4 AC है। AE जो है वो 1/4 AC है। तो पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ AD क्या होगा। लेंथ ऑफ AD आपसे पूछा जा रहा है और AB जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये यहाँ से यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि AD का लेंथ क्या होगा। A से D का मतलब ये वाली चीज आपको पता करनी है, ये वाली चीज की कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए अगर ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है, हमने ये पढ़ा था कि अगर ये पैरेलल साइड में डिवाइड कर रहा है, पैरेलली इसको डिवाइड कर रहा है तो इसके बीच का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। यानी कि इक्वल कहने का मतलब कि हम यहाँ से यहाँ रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो यहाँ से यहाँ और पूरे का रेशियो, यहाँ से यहाँ और कंप्लीट A से B तक, कंप्लीट A से B तक भी फाइंड कर सकते हैं। फिर उस इधर भी ऐसे ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा A से E और पूरा कंप्लीट लेना पड़ेगा यहाँ से A से C। सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या चाहिए, AD चाहिए, तो हम पहले A से D लेते हैं और कंप्लीट लेते हैं A से B। फिर इधर भी लेंगे A से E और इधर कंप्लीट लेंगे A से C। बिल्कुल रटने का काम करना ही नहीं है आपको। बस देखिए दोबारा मैं समझा रहा हूँ, जो भी चीज़ गिवन था हमने लिख लिया, हमें फाइंड करना था वैल्यू। तो हमने ये पता है कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये इस तरीके का रेशियो जो है उसमें डिवाइड करता है। तो मैंने क्या किया, ऊपर भले आप बड़े वाले को पहले लिखते, छोटे वाले को बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर वही आएगा। तो देखिए यहाँ से A से D लिया है और एक रेशियो मैंने पूरा वाला लिया है A से B। तो सिमिलरली इधर सबसे पहले छोटा लिया और फिर पूरा बड़ा वाला लिया मैंने। देखिए तो A से D अपॉन AB जो होगा वही A से E छोटा वाला अपॉन A से C होगा। अब देखिए A से D तो आपको निकालना है तो x लिख दीजिए उसको, ठीक है। और A से B आपको 6 दिया हुआ है तब तो 6 लिखेंगे। और A से E क्या होगा, यहाँ से A से E के लिए कंडीशन दिया हुआ है A से E बराबर 1/4 AC, 1/4 AC और अपॉन AC कर दीजिए। AC से AC कैंसिल, तो ये आ गया x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से, सॉरी x/6 इज इक्वल टू 1/4। x इज इक्वल टू क्या, x/6 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा और 2 2 जा, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना 3/2, जिसको सॉल्व करेंगे तो 1.5। 1.5 का मतलब ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत तरीके से आपको समझना है। मैं एक बार यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो नए बच्चे होंगे जिनकी ट्रायंगल वीक होगी उनको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है वो कॉन्सेप्ट, वो समझ लीजिए आप बेटा। यहाँ पे देख लीजिए कि मान लीजिए A है, ये B है और ये C है, कोई पैरेलल लाइन इसको डिवाइड कर रहा है। तो आप क्या क्या कंडीशन लिख सकते हैं मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये D है और ये E है, ठीक है। पहला कंडीशन मैं लिख रहा हूँ कि A से D अपॉन D से B होगा इज इक्वल टू A से E अपॉन E से C होगा। एक तो ये लिख सकते हैं। दूसरा आप नीचे से भी लिख सकते हैं इसको उल्टा करके, D से B अपॉन A से D लिख सकते हैं और E से C अपॉन A से E भी लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये हो गया। तीसरा मैं लिख रहा हूँ पूरे से लिख रहा हूँ, पूरे वाले में यानी A से B कंप्लीट ऊपर से लेके नीचे तक, और फिर ऊपर वाला पार्ट का मतलब A से D। फिर इधर में पूरा लिखा मैंने A से C, तो ऊपर वाला पार्ट ही लेना है इसमें A से E। नीचे तरफ से भी आप लिख सकते हैं, नीचे वाले में लिखिएगा पूरा पार्ट। अगर आप लिख रहे हैं B से A तो नीचे हो जाएगा B से D इज इक्वल टू, अगर लिख रहे हैं आप C से A तो नीचे से हो जाएगा C से
ई। ऐसे कई सारे टर्म्स जो हैं इनसे रिलेटेड है, जहां जिस टाइप का क्वेश्चन है आपको अप्लाई करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ दिया हुआ है इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये पैरेलल है ना, ये अगर पैरेलल है तो रेशियो इनका इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ और यही रेशियो यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ और वही रेशियो यहाँ से यहाँ होगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा। हम वो काम नहीं करेंगे और फिर भी कोशिश करेंगे आंसर लाने की। तो सबसे पहले रेशियो लिख लीजिए, क्या है 2x - 1 अपॉन x - 3 इज इक्वल टू 2x + 5 इज इक्वल टू 2x + 5 अपॉन x - 1। अब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए ऑप्शन में हम वैल्यू रखते हैं 4 पूरे x की जगह, दोनों साइड इक्वल आ जाता है तो वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर x रखिएगा तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 में से 1 जाएगा 7 और अपॉन में 4 में से 3 गया तो 1 इज इक्वल टू, इधर 4 रख के देखिए x इज इक्वल टू, तो 4 दूनी 8 5 13 अपॉन 4 में से 1 गया 3। ये दोनों कहाँ से इक्वल है, इसका आंसर ए नहीं है। डायरेक्ट कर लीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे, फिर x की लीनियर करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, तब जाके आंसर आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू रख के आप 2 मिनट के अंदर पता कर सकते हैं कि कौन सा होगा। बस ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू रख रहे हैं उसके साथ कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए बी ऑप्शन रख लेते हैं अपन, बी ऑप्शन रखेंगे 6, तो 6 2 = 12 - 1 11 और 6 - 3 इज इक्वल टू 6 2 = 12 + 5 17 अपॉन 6 - 1 5, कहाँ से इक्वल है, नहीं होगा। सी ऑप्शन रख लीजिए 8 2 = 16 - 1 15 और 8 - 3 बोले तो 5, इधर रख लीजिए आप 8 रखेंगे तो 8 2 = 16 + 1 21 और 8 - 1 7। देखिए ये भी 3 और ये भी 3, ये दोनों इक्वल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये पूरा कैलकुलेशन करते आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ये मल्टीप्लाई करते, पूरा मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होता, बहुत सारी चीजें करते तब जाके ये आंसर आता। तो यहाँ पे अगर ये चीज आपको कॉन्सेप्ट से पता चल गया, आप वैल्यू रख के तुरंत चेक करके आंसर को जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन फिगर LM इज इक्वल पैरेलल टू AB। ये देखिए ये LM पैरेलल टू AB है। अब क्या कहा है, AL इज इक्वल टू x - 3, लिखते चलिए x - 3, AC इज इक्वल टू 2x, यानी कि ये पूरा ले रहा है, ठीक है भैया, ये हो गया 2x। BM इज इक्वल टू x - 2, BM इज इक्वल टू x - 2 और BC पूरा वाला ये ले रहा है क्या 2x + 3। तो पूछा जा रहा है x की वैल्यू निकाल देंगे हम। मान लीजिए आप जो कॉन्सेप्ट इधर रखेंगे वही उधर फॉलो करना है, बस ये ध्यान रखना है। मान लीजिए हमने पहले कंप्लीट वाला लिया है यानी कि AC लिया है, तो फिर ये छोटा वाला ले लेते हैं AL, यानी AC अपॉन AL इज इक्वल टू, इधर भी पहले कंप्लीट वाला लूंगा, कौन सा BC, और इधर भी छोटा वाला कौन सा BM। ये लिख के और आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है 2x अपॉन AL की वैल्यू क्या है x - 3 इज इक्वल टू BC की वैल्यू क्या है 2x + 3 और BM की वैल्यू क्या है x - 2। रख दिए ना। अब आपको सिर्फ ऑप्शन से रख के चेक कर लेना है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा और हमें उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए ऑप्शन ए रख लेते हैं, ऑप्शन ए रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, तो ऑप्शन ए रखने पर 2 2 = 4 और नीचे में 2 रखिएगा तो -1 इज इक्वल टू, उधर रखिएगा 2 तो 2 2 = 4 + 3 7 और नीचे 2 रखिएगा तो 0, ये तो इन्फिनिटी हो गया, कहाँ से होगा, पॉसिबल ही नहीं है। बी वाले में रख के देखिए 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 19 और नीचे आएगा 6.5 और इधर आएगा इज इक्वल टू 19 + 3 22 अपॉन 9.5 - 2 7.5, कहाँ से इक्वल होगा, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन रख के देखिए 9 रखेंगे तो 9 2 = 18 और 9 में से 3 गया तो 6 इज इक्वल टू 9 2 = 18 + 3 21 और 9 में से 2 गया तो 7। ये देखिए 6 3 जा और ये 7 3 जा, दोनों जगह 3 3 आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके को भी आप यूज करिए, कैलकुलेशन से बचे, जितना जल्दी हो आप वैल्यू, अब छोटे छोटे वैल्यू रख के तुरंत हम कर सकते हैं, सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इन फिगर AD अपॉन DC, AD अपॉन DC का मतलब यहाँ से कौन सी साइड दी हुई है, AD, A से D और D से C, बहुत बढ़िया, B से E ये वाला साइड और E से C, ये भी बहुत बढ़िया, इस तरीके से लिया हुआ, यानी सीक्वेंस में है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है।
अगर ये दोनों है रेशियो तो इसका मतलब है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि DE लाइन जो है वो AB के पैरेलल है। ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा है, अगर ये ऐसा है, अब आप कॉन्सेप्ट को समझें, अगर बात कॉन्सेप्ट की है तो आप पहले समझें। ये दो पैरेलल लाइन है, ये इसको कट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। अब आप दूसरी चीज इसमें समझिए कि इधर वाला एंगल इस लाइन का, मान लीजिए लाइन को हम बोल देते हैं M और इसको बोल देते हैं N। M लाइन का ये वाला जो पार्ट है ना एंगल, ये और इस वाले पार्ट का ये वाला एंगल, यानी दोनों लाइन के ऊपर साइड वाला, इस लाइन का ये M लाइन का ऊपर वाला हिस्सा इधर का और N लाइन का ही ऊपर वाला हिस्सा सेम साइड का, ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। अब देखिए ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका मतलब आप ये सोचें कि ये लाइन पैरेलल होगा इस तरीके से, यहाँ से यहाँ पैरेलल, ये यहाँ से यहाँ पैरेलल, तो ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल नहीं हुआ, बिल्कुल ट्रांसवर्सल हुआ। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इस करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल इस करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा। रीजन, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, हमें यहाँ देखिए M और N पैरेलल लाइन था, ये ट्रांसवर्सल था, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। अब देखिए अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि CDE का मतलब CDE ये वाला एंगल, मैं अब इसको कौन से कलर से दिखाऊं, इसको मैं कर देता हूं ब्लैक कलर से। देखिए यहाँ पे आप ब्लैक कलर से, मैं इसको CDE का मतलब ये वाला एंगल और इक्वल है CED के, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग नीचे वाला भी एंगल ये दोनों इक्वल होगा। अब आप दूसरा चीज समझिए कि जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, नीचे वाला ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, तो यानी इसके सामने वाली साइड भी इक्वल होगी। और साइड कौन सी है, ये ऊपर में तो है C, इधर है A और इधर है B, यानी कि ये दोनों जब एंगल इक्वल हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो इनके सामने वाला साइड AC भी और इसके सामने वाला साइड BC भी इक्वल होगा। यानी कि इसका मतलब है कि AC जो है वो इक्वल होगा किसके, BC के। AC इक्वल टू BC ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन A आपको यहां से दिख रहा है कि BC इज इक्वल टू AC हो या AC इज इक्वल टू BC इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन A इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान है, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम यूज करेंगे और निकालेंगे। अब देखिए इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझिए, कैलकुलेशन से बचना है आपको। ये टफ कैलकुलेशन आपको टाइम भी किल करेगा और याद करने पे मजबूर करेगा, जो हमें नहीं करना। अब आप ये समझें यहाँ पर कि ये कहा जा रहा है DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। ये कहते ही आपको ये समझ जाना है कि यहाँ से जो रेशियो होगा वही रेशियो इधर से इधर होगा, और जो रेशियो यहाँ से यहाँ है वही रेशियो यहाँ से यहाँ भी होगा, ठीक है। अब AC दिया हुआ है, कंप्लीट दिया हुआ है 18, कंप्लीट क्या दिया हुआ है 18, और पूछा जा रहा है कि A से E निकालो, A से E निकालो। और दूसरा चीज क्या दिया हुआ है कि A से D और D से B दिया हुआ है 2 से 3, 2:3, 2:3, यानी 2:3 के रेशियो में AD/DB पहले से दिया हुआ है। अब मैं एक एक चीज को यहाँ अच्छे से समझा रहा हूँ, आप उसको देखें पहले, और इसी कॉन्सेप्ट को आप एग्जाम में यूज करिएगा, बहुत सारी चीजों से आप बच जाएंगे। आप यही मैं कहूंगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है AD/DB, ये कितना दिया हुआ है 2:3, तो ये तो वही होना चाहिए AE/EC, यही होना चाहिए फिर तो, इसका भी रेशियो यही होना चाहिए। यानी कि टोटल बात ये है कि मुझे 18 को, ये टोटल लेंथ कितनी है, ये लेंथ किसकी है, ये लेंथ है AC की, यानी कि मुझे 18 को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर देना है, ठीक है। मुझे 18 को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर देना है, और बाकी सब कुछ भी याद मत रखिए, +1 ये वो जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रेशियो AD से DB का है यानी 2/3, वही रेशियो AE/EC का होगा, वो भी कितना होगा 2/3। और यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हमें AC को जो 18 दिया हुआ है उसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। अब इनको छोड़िए, अब आप छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ जाइए, आंसर आ जाएगा।
ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत पहले पढ़े होंगे आप, 7th 8th 9th में पढ़े होंगे। आप समझ लीजिए, मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ हो, मान लीजिए मैंने ये नंबर मान लिया 30, ठीक है, और मुझे इस नंबर को 5:6 के रेशियो में डिवाइड करना हो। मुझे किस रेशियो में डिवाइड करना है? 5:6 के रेशियो में। तो पता है पहला नंबर क्या होगा? पहला नंबर होगा 5 अपॉन, इसको थोड़ा सा राउंड फिगर में लाने के लिए मैं कर देता हूँ 5:9 के रेशियो में, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए बस। अब देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया 5:9 के रेशियो में। अब देखिए क्या हुआ, तो इसकी फर्स्ट वैल्यू के लिए क्या करें, पहला रेशियो को रखें आप न्यूमरेटर में और दोनों को ऐड कर दीजिए जो आएगा डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल नंबर से। यहाँ पे अगर आप 15 रखते हैं ना तो ज़्यादा सही रहता, तो यहाँ पे 10 ले लीजिए, ये रेशियो 10 ले लीजिए ताकि कैलकुलेशन बस आसान हो जाए। तो ये मैंने 15 कर दिया, तो 15 2 जा 30, यानी कि ये पहला नंबर तो होगा 10, और दूसरा नंबर के लिए क्या करेंगे, ये दूसरा रेशियो 10 है ना, 10 को रखें आप ऊपर, नीचे दोनों का सम और मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर, ये दूसरा नंबर होगा 30, यानी कि 30 को मैं अगर 5:10 के रेशियो में डिवाइड करूंगा तो मेरा एक नंबर तो होगा कौन सा, 10, और दूसरा नंबर होगा 30। ये हमारा कैलकुलेशन है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये 1:3 के रेशियो में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सेम काम आपको यहाँ करना है कि 18 को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, रेशियो कौन से, 2:3 के रेशियो में। तो आपसे कौन सा पूछा गया है, आपसे सिर्फ पूछा है AE, यानी कि ऊपर वाला पूछा है। AE का मतलब 2:3, यानी AE का मतलब ये 2 वाला रेशियो फाइंड करना है। तो AE का डायरेक्ट वैल्यू पता है क्या होगा, 2 को रखें आप ऊपर में, दोनों को ऐड कर दें जो नीचे, और मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर से। यहाँ पे सिर्फ आप डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड करने पर क्या होगा, AE = 36/5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7.2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये रेशियो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आप बस प्रैक्टिस कर लीजिए कि कभी भी कोई नंबर को मुझे डिवाइड करना है किसी भी प्रोपोर्शन में, तो पहला नंबर जो है, जैसे मान लीजिए मैं 3:2 में डिवाइड कर रहा हूँ, और वो नंबर मान लीजिए दिया हुआ है 60 को मैं 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा फर्स्ट नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर में रेशियो कौन सा है, 3, तो 3 को ऊपर, दोनों को ऐड कर दें जो नीचे, और टोटल से मल्टीप्लाई कर दें, ये फर्स्ट नंबर आ जाएगा। सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर दूसरा रेशियो 2 में है, तो 2 और टोटल का सम 5 × 60, ये दूसरा नंबर। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको यूज करके हमने यहाँ पे आंसर निकाला है। और बाकी चीज़ों को अगर करता तो वो ये ऐसे लिखते हैं ज्योमेट्री, पूरा वो काम खराब हो जाता। तो इस तरीके से आज अपन ने 15 क्वेश्चन, बहुत ही मैंने कोशिश की है कि ऐसे चैप्टर को भी आपको बहुत तरीके से समझा सकूं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप एग्जाम में बहुत ईमानदारी और मजे के साथ इसको सॉल्व कर पाएं। तो आई होप आपको अभी तक वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के दिन जो है मैंने फिर भी मतलब कि ये मान लीजिए बहुत करने के बाद मैं आज एक वीडियो बना पाया हूँ। ट्यूसडे से आज भी जो है मैं कोशिश करूँगा मंडे ट्यूसडे से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो दे पाऊँ, और इस वीक से थोड़ा सा 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट मैं कोशिश यही रहेगी कि मेन जो चीज़ें हैं वो जरूर आपको इस वीक में मिल जाए। थोड़ा बहुत रहेगा जिसको अपन 1-2 दिन आगे पीछे करके ट्यूसडे वेडनेसडे तक अगले वीक में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, और प्लीज़ चैनल पे नए हैं जितने भी लोग देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल के, तब तक आप अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।